हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं सिमाइज टेक और आज शुरू करते हैं इनकम टैक्स क्लास जिसमें हम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको हाउस प्रॉपर्टी दिख रहा है जिसके बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और फिर ये सारे समझेंगे कैसे हम इसे पढ़ेंगे। हम इसको अभी जूम इन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे एक एक सेक्शंस को समझते चलते हैं। अंडर द हेड एचपी हाउस प्रॉपर्टी कितने तरह के आपके उसमें यूज होते हैं, ये आपके इन सेक्शंस को आपको समझना जरूरी है। क्या क्या? बेसिक ऑफ चार्ज सेक्शन 22, सेक्शन 23 डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, सेक्शन 24 डिडक्शंस, सेक्शन 25 ए एरियर्स ऑफ रेंट अनरिलाइज्ड रेंट, सेक्शन 26 को ओनर्स एंड सेक्शन 27 डीम्ड ओनर्स। डीम्ड ओनर्स, ठीक है। ये सारे सेक्शंस सेक्शन 22, 23, 24, 25 ए एंड 26, 27, 1 2 3 4 5 6 6 सेक्शंस को आपको यहाँ समझने की आवश्यकता है। दोस्तों, आप जैसे कि किसी एकेडमिक एग्जामिनेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ज्यादा कंटेंट पे ना ध्यान देते हुए हमारा और आपका फोकस ये होना चाहिए कि हम उसके कंसेप्ट्स को समझें और साथ में उसके जो भी वैल्यूएशंस के या फिर उनके जो भी मेथड है उन्हें हम अंडरस्टैंड करें। क्योंकि जब आप काम करेंगे तो वहाँ सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा और सॉफ्टवेयर खुद ही आपको कैलकुलेट करेगा, लेकिन हमें बैकएंड में क्या प्रोग्रामिंग हुई है, किस बेस पे हुई है, इसे समझना जरूरी है, यानी कि लॉ को समझना जरूरी है। तो बस ये करेंगे, ज्यादा आपको इस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने की आवश्यकता है। कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। प्रैक्टिस थोड़ा कम रहे, आपके कंसेप्ट पता है तो आपके सॉफ्टवेयर ही सारे काम करने वाले हैं। आपको बस उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हो क्यों रहा है। अदरवाइज आपका सॉफ्टवेयर कुछ और करेगा, आप समझ नहीं पाएंगे, या कहीं कुछ डाटा एंट्री में गलती कर दिया आपने तो फिर रिजल्ट भी गलत आएगा। तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग कंडीशंस आर टू बी सेटिस्फाइड फॉर द इनकम टू बी चार्ज अंडर एचपी। हाउस प्रॉपर्टी में आपको इनको इन पॉइंट को ध्यान देना होगा, तभी आपको वो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में टैक्सेबल होगा। जैसे कि आपके पास कोई हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एसएससी शुड बी द ओनर, लीगल और डीम्ड, चाहे आप लीगल हो या डीम्ड हो। डीम्ड क्या होता है? आपको जैसे आपका पावर ऑफ अटर्नी है, जो कहीं तो रजिस्ट्री होती है, कहीं आपको पावर ऑफ अटर्नी है, तो अगर डीम्ड है मतलब आप ही उसके ऑनर माने जाएंगे, तो भी आप के ऊपर हाउस प्रॉपर्टी होने के साथ साथ ये आप टैक्सेबल होगा। ही शुड नॉट यूज द हाउस प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस प्रोफेशन। अगर वो हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज नहीं हो रहा है, ही शुड नॉट यूज द हाउस प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस प्रोफेशन। ये क्या मतलब है? ये मतलब है कि आपका काम घर बनाना और घर बेचना नहीं है, यानी कि हाउस बना के बिल्ड करके आपको कंस्ट्रक्शन बना करके और सेल नहीं कर रहे हैं, तो वो अगर वो नहीं है तो फिर आएगा। एनुअल वैल्यू शुड बी चार्जेबल अंडर एचपी where it is held by the SSC as a stock in trade business also, unsold inventory laying vacant। अगर आपका काम है घर बना के बेचना, यानी कि हाउस आप बिल्ड करते हैं एंड सेल करते हैं, लेकिन आपका कुछ स्टॉक बचे हुए हैं जो कि आपने हाउस रेंट में यूज करेंगे, या आपका जो भी स्टॉक अभी तक सेल आउट नहीं हुआ है तो भी उसकी एनुअल वैल्यू हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होंगी, जिसको हम अनसोल्ड इन्वेंट्री लेइंग वैकेंट भी बोलते हैं। हाउ यूर, अब यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से मेरे साथ रीड कीजिए। हाउ यूर एनुअल वैल्यू ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बीइंग हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड would be treated as nil for the period of 2 years from the end of the financial year in which the certification of completion of the construction of the property is obtained from competent authority। फर्दर आपको 2 साल से 1 साल और इंक्रीज कर दिया जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एनुअल वैल्यू हम नील मानेंगे कब से कब तक? जब से आपने कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया है उसके 2 साल तक, यानी 2 साल का आपको टाइम मिल रहा है, 2 साल के अंदर में आप उसे सेल कर दीजिए।
अगर 2 साल में सेल नहीं करेंगे तो एनुअल वैल्यू हो जाएगा और हाउस प्रॉपर्टी उस पे लगने लगेगा, प्रॉपर्टी इनकम टैक्स आएगा। हाउस प्रॉपर्टी मींस बिल्डिंग एंड इट्स शुड बी परमानेंट स्ट्रक्चर, इट कैनॉट बी अ टेम्पोररी स्ट्रक्चर लाइक एग्जीबिशन टेंट एक्सेट्रा। जैसे कि आप टेंट बनाए हैं, आपका कोई एग्जीबिशन रूम है, वो आप क्रिएट किए हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो इसमें कवर नहीं होता है, उसके वो आपको वहां पे आपको हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्सेबल नहीं होगा। एचपी कैन बी रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी, चाहे हाउस प्रॉपर्टी क्या कमर्शियल होना चाहिए हो या फिर रेजिडेंशियल हो, दोनों आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही टैक्सेबल होगा। कुछ केस लॉ के रेफरेंसेस हैं, इसके बेसिस पे द इनकम अर्न बाय द एसएससी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज वुड बी टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग इन द रॉयल कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असेसिंग ऑफिसर ऑफ सीआईटी के बीच जो लॉ हुआ इसमें डिसाइड किया गया था कि अगर बिजनेस है आपका, लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी सेल आउट करने का नहीं है, आपका क्या है बिजनेस, जैसे आपका बिजनेस है कि रेंट पे चढ़ाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, जहाँ जो जिसका काम है आपका प्रॉपर्टी को लेट आउट करना, तो अब वहां पे आपका बिजनेस इनकम माना जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी नहीं माना, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर इनकम टैक्स ना लग के बिजनेस इनकम होगा, यानी कि आपका काम ही प्रॉपर्टी डीलर का है, तब ये केस आपको अप्लीकेबल होगा। एसओ मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड, एलओ मतलब लेट आउट, डीएलओ मतलब डिम्ड ले आउट, लेट आउट। लेट आउट मतलब समझते हैं आप कि मतलब आपका रेंट पे चढ़ गया। टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी कितने होते हैं, एक तो आपके रेंट के लिए हो सकते हैं, एक आपके खुद के रहने के लिए हो सकते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड भी बोलते हैं जिसे, तो रेजिडेंशियल फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड होता है, तो एसओ उसको बोलेंगे। हाउएवर इनकम टैक्स पर्पस फॉर द एसएससी, हम मैं एडिट कर रहा हूँ, इनकम टैक्स पर्पस एसएससी कैन ट्रीट टू हाउसेज एज सेल्फ ऑक्युपाइड, whereas 2021 there will be no tax on notional rent of second SO मतलब self occupied property for many years only one property was treated as SO. However, the deduction under Section 24 in respect of self occupied property will be limited to 2 lakhs or 30,000 एज द केस में भी। ये रेट आपको जो 2 lakhs है और 30 है बाद में हम समझेंगे। इसके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 हाउसेस हैं तो उसमें से आपको एक को ही हम सेल्फ ऑक्युपाइड मानेंगे, और सेल्फ ऑक्युपाइड का जो बेनिफिट होता है आपको आगे सेक्शन 24 में पढ़ेंगे आप, तो वो आपको मिलेगा। लेट आउट प्रॉपर्टी मतलब जो रेंट में चढ़ गया है। डीम्ड लेट आउट मतलब कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एसओ, जो कि आपको सेल्फ ऑक्युपाइड नहीं माना जाता है और वो एक्चुअली में लेट आउट भी नहीं है, तो उसे हम डीम्ड लेट आउट मानेंगे। मतलब आपके पास प्रॉपर्टी तो है लेकिन वो सेल्फ ऑक्युपाइड में भी नहीं है और वो सही में लेट आउट भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिम्ड लेट आउट। लॉ आपको डिम्ड कर देगा, कई जगह लॉ बाइंडेशन के साथ आपको बाधित करता है उसे अपने तरीके से मानने के लिए, तो वो आपका यहाँ हो जाएगा। जीएबी मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग स्टेप 1, स्टेप 1 के अनुसार आपको कैलकुलेट होगा। फॉलोइंग इनकम नॉट टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी, जो ये निम्नलिखित इनकम है वो टैक्सेबल नहीं होंगे कहाँ पे, हाउस प्रॉपर्टी में। इन केस ऑफ द कंपोजिट रेंट द लेटिंग आउट इज inseparable than the chargeable under head PGP। कंपोजिट रेंट आ रहा है मतलब उसमें बिजनेस का भी है और हाउस प्रॉपर्टी का है, तो वो पूरे चार्जेबल होगा पीजीबीपी में या अदर सोर्स में, यहाँ पे नहीं होगा। इफ लेटिंग आउट इज इंसिडेंटल और सुपरवेंट टू द बिजनेस देन द इनकम शैल बी चार्जेबल अंडर पीजीपी। लेटिंग आउट इज, अभी तो उसके साथ ही हो रहा है, जैसे आप बिजनेस कुछ कर रहे थे उसके साथ में ये करना, लेटिंग आउट करना जरूरी है, तो वो पीजीपीपी में होगा। मतलब आप अलग से हाउस को आप रेंट पे नहीं चढ़ाए हैं, वो बिजनेस का पार्ट है जिसमें आपको चढ़ाना पड़ रहा है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में नॉट टैक्सेबल होकर पीजीपी में होगा। सब सर्वियंट है तो उसमें पीजीपी में होगा। रेंट रिसीव फ्रॉम
सब लेटिंग हाउस प्रॉपर्टी, आपने रेंट रिसीव किसे किया, सब लेटिंग किया। सब लेटिंग मतलब आपने रेंट पे लिया फिर दूसरे को रेंट आउट कर दिया। शैल बी टैक्सेबल अंडर हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाके टैक्सेबल होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके ओनर है ही नहीं। यानी कि अगर आप सब लेटिंग कर रहे हैं, आपने रेंट पे उठाए और रेंट पे हट के उन्होंने कर दिया, तो वो आप उसके ओनर है नहीं और हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। वो कहाँ टैक्सेबल होगा? बिजनेस प्रोफेशन हो या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो। रेंट सी थ्रू वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड इज नॉट टैक्सेबल अंडर हाउस प्रॉपर्टी। जैसे कई तरह वैकेंट लैंड होता है जहाँ पार्किंग का यूज किया जाता है, या किसी तरह का कोई भी वो वैकेंट लैंड हो, तो उस लैंड पे जो आपको रेंट आएगा वो भी हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगा। वेयर एसएससी इज इंगेज इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टीज, जैसे आप बिजनेस ही है आपका, आप दूसरा काम नहीं करते, मेन काम ही आपको भी लेटिंग आउट करना, मतलब आप प्रॉपर्टी रिलेटेड काम करते हैं, तो हाउस प्रॉपर्टी में वो टैक्सेबल नहीं होगा। अब डीम्ड ओनर कौन है? ट्रांसफर 27 में, तो ये 27 का डीम्ड ओनर निम्न केस में हो सकता है। ट्रांसफर टू स्पाउस, आपने अपने सेट्स को, अपने हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किसको कर दिया? अपने वाइफ को या फिर अपने हस्बैंड को कर दिया। व्हेन हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय द इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस फॉर inadequate consideration then the transfer shall be deemed owner of house property। अगर आपने inadequate consideration के साथ ट्रांसफर किया है, जो आपकी वैल्यू होनी चाहिए वो ना करके आपने टैक्स बचाने के लिए, आपने स्लैब के बेनिफिट उठाने के लिए अगर आपने किसी अपने स्पाउस को ट्रांसफर किया है, तो भी आपको डीम्ड ओनर आप ही को माना जाएगा और आपके ऊपर ही हाउस प्रॉपर्टी लगेगा। एक्सेप्ट इन केस ऑफ ट्रांसफर इज टू लिव अपार्ट देन द ट्रांसफर शैल बी डीम्ड ओनर। जैसे कि आपका मान लीजिए कि जब हस्बैंड वाइफ में अगर तलाक हो गया और तलाक के मद्देनजर आपको ट्रांसफर करना पड़ रहा है, तो वो इस केस में नहीं होगा। अदर देन मतलब आपका टैक्स बचाने का पर्पज नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा है तो भी आपको डीम्ड ओनर मानते हुए उस आप पे टैक्स लगेगा। ट्रांसफर टू माइनर, अगर माइनर को आपने ट्रांसफर कर दिया तो भी नहीं होगा, अगर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में हुआ है। यहाँ भी लीव अपार्ट का मतलब हो गया कि अगर किसी लॉ के वायलेशन कारण हो रहा है तो नहीं होगा। इन केस ऑफ ट्रांसफर माइनर, अगर माइनर मैरिड डॉटर अगर है तो उस केस में एक्सेप्शन है, वो नहीं माना जाएगा। होल्डर ऑफ इम्पार्शियल स्टेट, स्टेट में क्या हो गया? द होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल स्टेट shall be deemed owner। Example, Raja is one of the ex-rulers of the princely estates. He could not transfer building which is given to his eldest son. All three brothers have right to enjoy property. Eldest son holds separately as trustee, hence the deemed owner of temple। अगर इम्पार्शियल स्टेट है जिसका बंटवारा नहीं हुआ है, तो उस केस में भी आपको डीम्ड ऑनर मानते हुए आपने भले ही जो आपके आप में जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, तो जो बड़े किंग होते थे, जो जो इल्डर होते थे, उन्हीं के नाम पे सारी प्रॉपर्टी होती थी, तो भी आपको डीम्ड ऑनर मानते हुए जो और ब्रदर्स हैं उनके नाम पे वो टैक्स लग जाएगा। मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आप पर्सन टू बिल्डिंग पार्ट देयर ऑफ अलॉटमेंट हुआ है या लीज पे आपने लिया है, तो भी आपको डीम्ड ऑनर मानते हुए आपके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी का प्रोविजंस लागू हो जाएंगे। पर्सन इन पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, buyers are deemed owners when the possession is handed over to buyers, sale consideration has been paid, promised, sale deed has not been executed। sale deed हो या ना हो, आपके पोजीशन में प्रॉपर्टी है तो आपको डीम्ड ओनर मानेंगे और डीम्ड ओनर मानते हुए आपको टैक्स लगाएंगे। इस तरह से आपका ये हुआ। अब आपको देखेंगे कि हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेशन कैसे करेंगे। चलिए मैं इसको फिर से जूम इन करता हूं। ये देखिए कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे करेंगे। एनुअल वैल्यू लेंगे, उसके मेथड हम पढ़ेंगे कैसे एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करके, नीचे दिए गए हैं। चाहे सेल्फ ऑक्युपाइड हो या लेट आउट प्रॉपर्टी हो या डिम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी हो, तीनों केस को हम देखेंगे। एसओ के केस में, सेल्फ ऑक्युपाइड केस में हमेशा नील होगा। अगर
लेट आउट है तो नीचे 3 स्टेप के अनुसार हम एनुअल वैल्यू निकालेंगे, और डीएल है तो स्टेप 1 के अनुसार हम डी वैल्यू निकालेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे। म्युनिसिपल टैक्सेस, जैसे आपके म्युनिसिपल टैक्सेस हैं, जैसे कि एमसीडी के टैक्स लगते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारे आपको होंगे तो वो माइनस कर देंगे, तो आपके नेट एनुअल वैल्यू हो जाएगा। इसमें से डिडक्शन करेंगे हम सेक्शन 24 का, जो कि 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन है, एंड 24B में इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कैपिटल, यानी कि घर बनाने के लिए ये आपने अगर लोन लिया है या आपने ईएमआई के पे आपने अपने फ्लैट को परचेज किया है, तो वो इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको जो सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होता है वहां तो नहीं मिलता है, लेकिन अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है तो वहां 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू पे फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, और डीएलओ में भी फ्लैट डिस्काउंट 30% मिलेगा। अगर आपने इंटरेस्ट लिया है तो इंटरेस्ट का बेनिफिट तीनों में मिलेगा। कितना मिलेगा आगे बात करेंगे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये आ जाएगा, और ये आपके कंप्यूटेशन में शामिल हो जाएगा। एज पर सेक्शन 22 जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज द बेसिस ऑफ द चार्ज ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब कैलकुलेशन ऑफ जीएवी मतलब क्या हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो स्टेप 1 में एक्सपेक्टेड रेंट ले लीजिए कि उस समय आपके म्युनिसिपल वैल्यू क्या है और फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, जो दोनों में हायर हो वो आपको ले लेंगे। स्टेप 2 में एनुअल वैल्यू लेंगे, एनुअल रेंट जो आपको रिसीव हुआ है। अनरियलाइज्ड रेंट, जो रेंट आपको नहीं मिला, अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है, वो हटा देंगे। लॉस ड्यू टू वैकेंसी, कुछ समय के लिए आपका फ्लैट खाली रहा, यानी कि पूरे 12 महीने से जो रेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें से जितना दिन आपका अनरियलाइज, जितना पैसे नहीं आए हैं, अनरियलाइज रेंट अभी नहीं आया है, वो हटा देंगे। और लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंसी मतलब आपका कुछ समय आपकी प्रॉपर्टी खाली रही हुई है, तो उस पीरियड को माइनस कर दीजिए, वो आपको स्टेप 2 से जीएपी निकल के आ जाएगा। स्टेप 3 क्या होगा, हम प्रैक्टिस जब करेंगे, प्रैक्टिकल क्लास जब लाइव लेंगे, तो वहां पे हम इस चीज को बेहतरीन तरीका से समझ पाएंगे, या प्रैक्टिकल का मैं अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, वहां आप इस चीज को समझ लेंगे। पहले हम कंसेप्ट को समझ रहे हैं, कंसेप्ट जब क्लियर रहेगा तो ये सारा काम तो सॉफ्टवेयर भी कर देता है, बस हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है, तब आप समझ पाएंगे कि सॉफ्टवेयर में सही कर रहा है या नहीं। इट इज बेसिकली ओनली स्टेप 2 is less than the step 1, also there is a loss due to vacancy। स्टेप 3 क्या है, स्टेप 2 is less than step 1, also there is a loss due to vacancy, तो वो आपका हो जाएगा। स्टेप 3 is applicable, then find out the reasons। अगर स्टेप 3 आ गया तो उसमें आपको रीजंस निकालिए। if reasons is only due to vacancy, then final GAV will be step 2। अगर आपका ये स्टेप 2 में कब आएगा, जब स्टेप 2 इज लेस देन, मतलब आपके एक्चुअल रेंट है वो कम है स्टेप 1 से, मतलब एक्सपेक्टेड रेंट से, तो स्टेप 3 में आपको आना पड़ेगा। और स्टेप 3 में आने के लिए आपको रीजन निकालना होगा। रीजन में अगर निकल के आता है कि अगर जो आपके वैकेंट रहा है, इतने लंबे समय तक वैकेंट रहा है, जिसके कारण जीए भी कम हो गया है स्टैंडर्ड रेंट से, तो स्टेप 2 मानते हुए हम लेंगे। अगर ड्यू टू रीजन जीए भी विल स्टेप 1 इज लॉस ड्यू टू वैकेंसी। अदर रीजन है ड्यू टू अदर रीजंस, देन जीएवी विल बी स्टेप 1 मानेंगे, लॉस ड्यू टू वैकेंसीज के देखते हुए। इफ स्टेप 3 इज नॉट एप्लीकेबल, देन फाइनल जीएवी विल बी स्टेप 1 और स्टेप 2 व्हिचएवर इज हायर। इफ स्टेप 3 इज नॉट एप्लीकेबल, स्टेप 3 एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि आपका ऊपर में ही है एनुअल, जो आपका एनुअल वैल्यू है, एनुअल रेंट है वो ज्यादा है, तो जो दोनों में हायर होगा वो ले लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्टेप 3 पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसको मैं समझा दूंगा आपको। स्टेप 2 और स्टेप 1 को देखिए, फिर जब आप करेंगे तो समझ में आएगा। फॉलोइंग केसेस वेयर जीएवी इज नील, निम्न केसों में क्या होता है, जीएवी नील हो जाएगा कब, जब आपके हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्युपाइड आप खुद ही रहते हैं, तो उसमें तो रेंट आया नहीं होगा, तो भी नील हो जाएगा। जो आपके लेट आउट प्रॉपर्टी है लेकिन वो वैकेंट है, 12 महीने खाली ही रहा है, तो आपको जीएवी नील हो जाएगा। When house property is not occupied, occupied नहीं है ड्यू टू बिजनेस एम्प्लॉयमेंट कैरिड आउट एट सम अदर प्लेसेस, कोई उसमें काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो भी आपको जीएवी नील आएगा। तो इस तरह से अगर आपने उसको जीएवी विल बी नील, प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड में अगर रखें तो भी जीएवी नील आएगा, लेकिन वैकेंट मानेंगे।
और पता है कि जब आपका स्टॉक के केस में होता है तो 2 साल तक तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद फिर वो हाउस प्रॉपर्टी में आ जाता है। अब एसओ के केस में आपको हाउस प्रॉपर्टी, जब आपका सेल्फ ऑक्युपाइड है तो वहां पे म्युनिसिपल टैक्स नहीं लगेगा, नहीं मैच करेंगे, और अब उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन लेट आउट है तो वहां पे आपको डिडक्टिबल होगा। अगर टेनेंट किया है तब अलाउ नहीं है, अगर आपने किया है तो ठीक है, अगर अगर इसका पेमेंट टेनेंट ने किया है तो नहीं होगा। अब एक और चीज आता है नेशनल इनकम, नोशनल इनकम, सॉरी, नोशनल इनकम वर्सेस रियल इनकम। नोशनल मतलब माना हुआ इनकम, रियल मतलब एक्चुअल इनकम। अंडर इनकम टैक्स हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज समथिंग, sometimes notional income is taxed instead of real income. For example, in case of the deemed let out property, GAV is computed on a notional basis by taking step one. मतलब अगर आपका डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आपको स्टेप वन में क्या करना होगा, जो आपकी म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू है, जो दोनों में जो हायर होगा उसी को मानते हुए हम जीएवी निकाल लेंगे। या फिर अनसोल्ड इन्वेंट्री है और 2 साल एक वैकेंट हो गया, आफ्टर 1 ईयर एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर मीन द कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, उसके बाद भी आपको वैकेंट है, तो वहां पे डीम्ड मानते हुए स्टेप वन को लेते हुए हम मान लेंगे। इस तरह से आपका ये हाउस प्रॉपर्टी चलेगा। अब आइए डिडक्शन को हम देख लें। जैसे कि मैंने बताया था कि डिडक्शन आपको 24A में आपको 30% मिलता है, इसमें तो एसओ में नहीं मिलेगा, एलओ या डीओलो में 30% मिलेगा। अदर एक्सपेंसेस जो है इसमें खाक शामिल होता है, वो हम माइनस नहीं करते हैं, यानी कि हम एक मान लेते हैं कि उसमें जो भी खर्च आप कर रहे होंगे, रिपेयर कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, वो सारा चीज उसी 30% में करते होंगे। लोन कैन बी टेकन एज फॉर, और अगर आपने अब इस दूसरा आ गया एक्सपेंसेस, 24A हो गया, 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग कैपिटल। अगर आपने लोन लिया है तो लोन किस लिए ले सकते हैं, तो कंस्ट्रक्शन के लिए, रिपेयर्स के लिए, परचेज, कंस्ट्रक्शन, इनोवेशन, इनके लिए ले सकते हैं। तो इस केस में प्रॉपर्टी अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो लिमिट 2 लाख है। अगर आपका मैक्सिमम सेलिंग 2 लाख इफ द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, निम्न कंडीशन अप्लाई होगा। लोन इज टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/99 से लिए हैं, और इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन इट इज शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द टेकिंग लोन। लोन लेने के 5 साल के अंदर में कंप्लीट हो गया है तो आपकी मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगी, क्या रिडक्शन होगा, 2 लाख तक का। लिमिट 3 लाख होगा। आपकी कंस्ट्रक्शन for 2 lakhs are not satisfied, then the 3 lakhs limit applicable. For example, loan for repairs after marginal construction beyond 5 years. अगर ये 2 लाख का सेटिस्फाई नहीं हो जाएगा तो 3 लाख पे होगा, 3 लाख पे चले जाएगा लिमिट। 30,000 है ना, सॉरी, 2 लैक्स, सॉरी मैं यहाँ पे गलत बोल गया, इसके लिए माफी चाहता हूँ। ये 2 लाख की बेनिफिट मिल जाएगी, और जो 3 लाख का 30,000, सॉरी ये 30,000 है, तो 30,000 का है ये, आपको इनके साथ आपको 30,000 का भी बेनिफिट मिलेगा। लोन फॉर रिपेयर्स कंडीशंस बियॉन्ड होंगे वो। अगर आपका 5 साल के बाद हो रहा है तो आपको 30,000 से ज्यादा का लिमिट नहीं मिलेगा। लोन केवल रिपेयर के लिए, कंस्ट्रक्शन में नहीं लिए हैं, और लोन आफ्टर 1/4/99 के लिए हैं, लेकिन वो 5 साल बाद तक वो अभी हो ही रहा है, तो फिर आपको 30,000 तक का ही लिमिट मिलेगा। लेट आउट प्रॉपर्टी अगर है तो डज नॉट हैव मैक्सिमम सीलिंग फॉर लिमिट, इट इज अलाउड फॉर रिपेयर, कंस्ट्रक्शन एंड रिनोवेशन, इंटरेस्ट अलाउड एक्रूवल बेसिस पे आपको इंटरेस्ट होगा। अगर डीम्ड के केस में है तो यहाँ कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ये अलाउ होगा रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन के लिए ऑन एक्रूवल बेसिस पे होगा। अब प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करने के पहले का अगर कोई लोन है तो कैसे करेंगे स्टेप्स, प्री कंस्ट्रक्शन के लिए स्टेप 1 करेंगे, फाइंड आउट द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है, डेट ऑफ मेकिंग द लोन टू द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द लोन, 31 मार्च प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द विच इज अर्लियर। सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको, आप कंस्ट्रक्शन के
प्रायर पीरियड डेट कब लेंगे? जब आपका रिपेमेंट ऑफ लोन शुरू हुआ है, डेट ऑफ टेकिंग द लोन टू द डेट ऑफ द रिपेमेंट ऑफ द लोन, और 31 मार्च प्रीसीडिंग द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन व्हिच वाज अर्लियर। जब आपका घर बन के कंप्लीशन कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है, सर्टिफिकेट मिल गया है, उसके पिछले मार्च तक का जो होगा उसको अलग निकाल के हम करेंगे, और ये इस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे? फाइंड आउट प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट पीरियड मानेंगे। और स्टेप 3 में इसको 5 साल की तक, आपको आगे के 5 साल तक होगा। मतलब आपका जब घर बन गया, उसके पहले का जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उसको टोटल जोड़ देंगे। जब घर बन गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो आपके आगे 5 सालों तक उसका डिडक्शन मिलेगा। ये हो गया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड लोन। और एसओ प्रॉपर्टी लिमिट जो सेल्फ ऑक्युपाइड है उसके लिए 2 लाख और 3 लाख पर टोटल इंटरेस्ट मिलेगा करेंट ईयर अप्रेजल। ये 2 लाख से 2,40,000 शायद इस फाइनेंशियल ईयर में हो गया, ये चेंज होता रहता है, तो आप इस चीज को देख लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। सेक्शन 25A है एरियर्स ऑफ रेंट, मतलब आपके पीछे का रेंट बकाया है वो मिला और फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया है, तो क्या करेंगे? तो वही आपको हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा और 30% स्टैंड डिडक्शन मिलेगा। और आप उसके ओनर हैं या नहीं है, आपको तब भी टैक्सेबल हो जाएगा अगर अगर एरियर मिलता है तो। ये पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है जो आपके इस पॉइंट पे लिखा हुआ है, इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर एसएससी इज ओनर ऑफ हाउस प्रॉपर्टी और नॉट। सेक्शन 25A में ही अनरिलाइज रेंट रिकवर्ड हो गया, जो रेंट रियलाइज नहीं हुआ था वो रिकवर्ड हुआ तो भी आपको हाउस प्रॉपर्टी में होगा। सेम कंडीशंस यहाँ भी आपको अप्लीकेबल होगा। को ओनर्स क्या हैं? को ओनर्स होते हैं जैसे एक ही प्रॉपर्टी के कितने मालिकाना हक 2 या उनसे ज्यादा लोगों के लिए होते हैं तो उनको हम को ओनर्स बोलते हैं। और इनमें भी वही होता है, इनके पार्शियली जितने को ओनर्स के जितने जितने एरिया जिसको अलॉट हुआ होगा, जितने को मालिकाना होंगे, उतने आपको डिडक्शन मिलता चला जाएगा। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, आप जब सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो ये बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल, इसको देने की जरूरत नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप किसी उसके लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं इसको अभी स्केप कर रहा हूँ। यानी कि अगर मैं देखूं तो हमने पीजीपीबी में क्या पढ़ा, ये पढ़ा कि ये सेक्शंस को पढ़े हमने, डीम्ड ओनर पढ़ा, को ओनर्स को बताया था। यहाँ देखिए बेसिक ऑफ चार्ज बता दिया हमने कैसे लगेगा। एनुअल वैल्यू निकालेंगे, एनुअल वैल्यू निकाल के उसके क्रॉस एनुअल वैल्यू निकाल के उसमें आप म्यूनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे। फिर आपके सेक्शन 24 के डिडक्शन 1A में और बी में मिलेगा। 1 में आपको 30% डिडक्शन मिलेगा, बी में आपको इंटरेस्ट अगर लिया है आपने हाउस प्रॉपर्टी तो इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलेगा। फिर आपको 24A एरियर्स ऑफ रेंट अनरिलाइज्ड रेंट पढ़ लिया हमने। को ओनर्स पता है आपको, को ओनर्स क्या होते हैं? जैसे कि एक प्रॉपर्टी के बहुत सारे मालिकाना हक जब डिफरेंट डिफरेंट लोगों को होते हैं तो उनको को ओनर्स बोलते हैं, और उनका बाइफिकेशन उसी की बेस पे करते हैं। जितना जितना जिस पोर्शन के जो मालिकाना हक है उनके हैंड में वो टैक्सेबल होगा और सारे डिडक्शन उसी पोर्शन में डिडक्ट होंगे। डीम्ड ओनर आपको बता दिया मैंने कि अगर आपका प्रॉपर्टी के मालिक नहीं है, लेकिन अगर आपको आपने ट्रांसफर कर दिया, जो केसेस हम डिस्कस किया था, अगर आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे डीम्ड ओनर जैसे मैं बताया, यहाँ पे आपको स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया हो, माइनर को ट्रांसफर कर दिया हो, इम्पार्सिबल स्टेट है जैसे राजा का किंग का हो, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ रहता है, सब इकट्ठे होता है, तो भी आपको डीम्ड हम ओनर मानेंगे और इस पर टैक्स लगेगा। तो सिंपल सा आपका चैप्टर था। जब हम इस चीज पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप बेसिक चीजें समझ लेंगे। और अल्दो हमें तो आगे सॉफ्टवेयर काम करना है तो हमारे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें कोई एग्जामिनेशन नहीं देने हैं, इसलिए इस ध्यान को रखते हुए आप इस चीज को पूरा करेंगे। तो इस तरह से हाउस प्रॉपर्टी को हमने समझा और इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करके जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम सॉर्ट आउट करेंगे। चलिए, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।